हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम आईएस कोड की रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आईएस के कोड की जो रिकमेंडेशंस है वो आज हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। हमारी पांचवी वीडियो है शायद आईएस कोड की रिकमेंडेशंस के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये आपको याद रखना है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पूछा जाता है। एक तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, एक रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए पीसीसी, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट नहीं डालते हैं, तो उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है सी वाटर के लिए वो M20 हम यूज करते हैं। अगर हम सी वाटर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो M20 ग्रेड का कंक्रीट हमें यूज करना है। अगर हम पीसीसी यूज कर रहे हैं मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग कर रहे हैं, और अगर आरसीसी यूज कर रहे हैं तो आरसीसी के लिए M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें यूज करना है अगर हम सी वाटर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सी वाटर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट जो होता है, अगर हमें यहाँ पर कंक्रीट को प्रोवाइड करना है तो कंक्रीट को कितना ऊंचाई से हम गिरा सकते हैं, मैक्सिमम कितना ऊंचाई से गिरा सकते हैं। तो आईएस कोड ने रिकमेंडेशन दी है कि 1.5 मीटर हाइट से हम गिरा सकते हैं, 1.5 मीटर से ऊपर हाइट से नहीं गिरा सकते। मतलब कि मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट जो है वो 1.5 मीटर होना चाहिए। तो 1.5 मीटर आपको याद रखना है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर से कंक्रीट को गिराएंगे तो उसमें क्या होने के चांसेस होते हैं, तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1.5 मीटर जो है मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट जो है आईएस कोड ने दिया हुआ है। तो अब आ जाते हैं मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। क्यूरिंग आपको पता ही होगी, क्यूरिंग क्या होती है हमारे पास। क्यूरिंग होती है कि पानी जो हम लगाते हैं, जब हमने कंक्रीट डाल दिया तो फिर हम दूसरे दिन उसको पानी लगाते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए पानी लगाते हैं। तो कितने दिनों के लिए हमें पानी लगाना चाहिए, तो उसके लिए जो आईएस कोड की रिकमेंडेशंस है, एक होता है नॉर्मल कंडीशंस। अगर हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो हमें 7 दिन के लिए जो है क्यूरिंग करनी होती है, मतलब कि 7 दिन उसको पानी लगाना होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और उसमें एडमिक्सचर्स है या फिर ड्राई वेदर कंडीशन है, मतलब कि ड्राई वेदर कंडीशन अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो उस केस के लिए जो है हमें ज़्यादा दिनों के लिए क्यूरिंग करनी पड़ती है, 10 दिनों के लिए क्यूरिंग करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है एक रिकमेंडेशन कि अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें मिनरल एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं। एडमिक्सचर्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। डिफरेंट एडमिक्सचर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर वगैरह जो होते हैं। अगर हम मिनरल एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं कॉन्क्रीट सीमेंट के साथ, तो हमें क्या करना है, हमें 14 डेज के लिए जो है क्यूरिंग करनी होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में 7 डेज, ड्राई वेदर कंडीशन में 10 डेज, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर हम मिनरल एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं तो 14 डेज। तो ये जो रिकमेंडेशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है, तो ये याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कंक्रीट का वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पर दिखाए हुए कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमें उठाने पड़ते हैं कि अगर हम कितना काम कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास, अगर हम 1 से 5 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं, मतलब कि 1 से 5 मीटर क्यूब का कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं, तो हमें एक सैंपल उठाना पड़ता है। तो अगर हम 6 से 15 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं तो हमें 2 सैंपल उठाने होते हैं। 16 से 30 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं तो हमें 3 सैंपल उठाने हैं। ये सैंपल क्यों हम उठाते हैं, ये आपको पता ही है कि टेस्ट करने के लिए ये सैंपल उठाते हैं। और अगर हम 31 to 50 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 4 सैंपल उठाने होते हैं। और अगर हम 51 से ज़्यादा जो है मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं, कंक्रीट का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 4+1 एडिशनल सैंपल यूज करना होता है। और फिर जो भी एडिशनल 50 मीटर क्यूब होगा उसके लिए हमें एक एक जो है सैंपल इंक्रीज करना होता है। मतलब कि 51 से 100 तक हम 5 सैंपल लेंगे, और 100 से 150 तक जो है इसमें एक और ऐड करते जाएंगे। मतलब कि हर 50 मीटर क्यूब के लिए हमें एक एक ऐड करना होता है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, कि एक सैंपल का मतलब जो है एक स्पेसिमेन नहीं होता है। एक सैंपल जो हमने लिया, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं।
3 स्पेसिमेन होते हैं। तो स्पेसिमेन क्या होते हैं? स्पेसिमेन मतलब जो हमें सैंपल लिया, तो सैंपल में से 3 स्पेसिमेन बनाएंगे, तो फिर 3 स्पेसिमेन पे हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट या तो 28 डेज पे करते हैं, या 7 डेज पे करते हैं, या 14 डेज, आपको पता ही होगा। तो हमारे पास जो आईएस कोड ने लेकिन दिया हुआ है, आईएस कोड ने रिकमेंड किया है कि हम 28 डेज जो है टेस्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, या तो 7 डेज या 28 डेज स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो आईएस कोड ने रिकमेंड किया है कि हम 28 डेज के लिए जो है स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो हमारे पास 3 सैंपल, 3 स्पेसिमेन हमने लिए, 3 स्पेसिमेन जिन पे हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो आपको पता ही है हम किस पे करते हैं, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का हमारे पास क्यूब होता है, तो उस पे हम टेस्ट करते हैं। तो ये आपको पता ही है, इस पे हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट रिजल्ट शुड बी ±15% ऑफ द एवरेज। मतलब कि जो हमने एवरेज लिया है इन 3 का, जो 3 स्पेसिमेन का जो एवरेज लेंगे, कोई भी टेस्ट सैंपल जो है वो 15% से जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए, या 50% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उस स्पेसिमेन को हम रिजेक्ट करते हैं अगर हमारे पास एवरेज से 15% जो है टेस्ट रिजल्ट जो है वो वेरी करता है। तो उस केस में हमें उस सैंपल को जो है रिजेक्ट करना होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रीइंफोर्समेंट के बारे में। बीम जो होता है, बीम पूछा जाता है कि आप बीम को डीप बीम कब कहते हैं। तो डीप बीम के लिए आपको याद रखना है, लेंथ अपॉन डेप्थ रेशियो जो है, अगर वो लेस देन 2 है तो उसे हम डीप बीम कहते हैं। लेकिन वो सिंपली सपोर्टेड बीम होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, लेंथ बाय डेप्थ रेशियो, लेंथ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम, अगर ये 2 से कम है, 2 से कम है, तो उसे हम डीप बीम कहते हैं। लेकिन सिंपली सपोर्टेड डीप बीम, सिंपली सपोर्टेड डीप बीम। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास लेंथ अपॉन डेप्थ रेशियो। अगर हमारे पास 2.5 से कम है, 2.5 से कम है, उसे भी हम डीप बीम कहते हैं। लेकिन यह बीम होना चाहिए कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम को कब हम डीप बीम कहेंगे? अगर लेंथ बाय डेप्थ रेशियो जो है वो 2.5 से कम है। और हम सिंपली सपोर्टेड बीम को कब डीप बीम बोलेंगे? अगर हमारे पास लेंथ बाय डेप्थ रेशियो जो है वो लेस देन 2 है। तो ये चीज आपको याद रखना है, सिंपली सपोर्टेड के लिए जो है लेस देन 2 होना चाहिए, और कंटिन्यूअस के लिए लेस देन 2.5 होना चाहिए, तब हम उसको डीप बीम कहते हैं। तो ये रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द बार्स। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द बार्स, यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास बीम में ये जो बार्स होते हैं, इनको हम कितनी दूरी पे रख सकते हैं, कितनी मैक्सिमम दूरी पे इसको रख सकते हैं, मिनिमम कितनी दूरी पे रख सकते हैं। तो इसमें है डायमीटर ऑफ द बार इफ द डायमीटर आर इक्वल। मतलब कि इन दो में स्पेसिंग जो है, अगर ये बार 12 mm का है, तो हम मिनिमम स्पेसिंग जो है कम से कम 12 mm की स्पेसिंग यहां पर प्रोवाइड करनी होती है। इफ द बार्स आर इक्वल, मतलब कि अगर ये भी 12 mm का है, ये भी 12 mm का है, ये भी 12 mm का है, तो मिनिमम स्पेसिंग हमें 12 mm प्रोवाइड करनी होती है दो बार्स के बीच में। इसके बाद आ जाते हैं डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर आर अनइक्वल। मतलब कि हम कितनी स्पेसिंग रख सकते हैं? अगर ये फॉर एग्जांपल ये 16 mm का है, ये 16 mm का है, और ये 12 mm का है, तो हमें कौन सा लेना है? लार्जर वाला बार लेना है। मतलब कि कम से कम हमें 16 mm का गैप रखना है, या फिर 16 mm का यहां पर भी गैप रखना है। तो अगर हमारे पास दो बार्स है डिफरेंट डायमीटर्स के, तो हमें कौन सा बार लेना है? जो बड़ा वाला बार होगा। तो उनमें जो स्पेसिंग होगी वो बड़े वाले बार के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। और तीसरा जो रिकमेंडेशन है, नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट। नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट, जो हमने एग्रीगेट मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट लिया हुआ है, तो इसमें +5 mm करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 20 mm का एग्रीगेट लिया है, +5 mm करेंगे, तो 20 + 5 क्या हुआ हमारे पास? 25 mm। तो 25 mm कम से कम हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास इन तीनों वैल्यूज में से जब आपको मिनिमम पूछा जाए, तो इन तीनों वैल्यूज में से जो बड़ा वाला होगा वही हमें प्रोवाइड करना होता है। तो ये आपको याद रखना है, डायमीटर ऑफ बार इफ द बार्स आर इक्वल, diameter of the larger bar if the diameter are unequal, and nominal size of aggregate +5 mm। इन तीनों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उतना हमें मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द
हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आईएस कोड की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार्स। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, मतलब कि अगर यहां पर हमने यहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया और यहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, हम मिनिमम डिस्टेंस कितना रख सकते हैं इन दो बार्स के बीच में। तो इसके लिए रिकमेंडेशन आईएस कोड ने दी है, या तो 15 mm हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 15 mm, या 2/3 ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट को 2/3 करेंगे तो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ द बार, मैक्सिमम साइज ऑफ द बार। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ग्रेटर वैल्यू ऑफ द 3, मतलब इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हम वर्टिकल डिस्टेंस रख सकते हैं बार्स के बीच में। तो ये वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये चीजें जो है आपको याद रखनी होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम रीइंफोर्समेंट, तो मैक्सिमम स्टील रीइंफोर्समेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, AST/BD 0.85/FY के बराबर होता है। और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट जो बीम का है वो 4% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार्स इन टेंशन। तो टेंशन बार्स के केस में हम मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी रखते हैं, तो यहां पर डिफरेंट ग्रेड्स के बेसिस पे आपको क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बार्स दिया हुआ है। अगर हमारे पास माइल्ड स्टील हमने यूज किया है तो हमारे पास क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बार्स जो है वो हम मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रख सकते हैं, 300 mm रख सकते हैं। और अगर हम 415 वाले बार्स यूज कर रहे हैं तो हमें 180 mm मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बार्स रखना होता है। और अगर हम 500 न्यूटन पर mm² वाला सरिया यूज कर रहे हैं तो हमें 150 mm मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो इस बेस पे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये रिकमेंडेशन भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्लैब्स का। आपको याद रखना है कि स्लैब में जो रीइंफोर्समेंट है, स्लैब का रीइंफोर्समेंट जो है, स्लैब के केस में आपको पता ही होगा हमारे पास जो है बार्स होते हैं, एक तो होते हैं मैन बार्स, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। एक होते हैं मैन बार्स, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो मैन बार्स के केस में आपको याद रखना है, जो हमारे पास मैन बार्स होते हैं, मैन बार्स के लिए आपको याद रखना है 3D 300। ये है, हाँ, 3D 300, या तो 3 टाइम्स डेप्थ ऑफ द स्लैब या 300। इन दोनों वैल्यूज में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यूज में जो है जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैन रीइंफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करनी होती है। मैंने आपको स्लैब्स जब पढ़ाया था, स्लैब्स में आपको मैंने बोला था जो हमारे पास शॉर्टर स्पैन होता है, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हम क्या लगाते हैं, मैन रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। और जो हमारे पास लॉन्गर स्पैन होता है, लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट डालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट जो है वो जनरली जो मैन रीइंफोर्समेंट से कम वाले डायमीटर के बार्स हम यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मैन बार्स की मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो 3 टाइम्स डायमीटर या 300। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द मैन रीइंफोर्समेंट बार्स। मैन आपको पता ही है, मैन हमें जो है नजदीक नजदीक प्रोवाइड करना होगा। तो अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपको याद रखना है 5D 500, 5D 500। तो ये आपको याद रखने हैं वैल्यूज। 5D और 500 में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आ जाती है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। मतलब कि ये मैन बार्स है, इन दोनों वैल्यूज में से जो स्मॉलर वैल्यू आएगी उतना हमें इन दो के बीच में गैप रखना है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए जो लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग हम लगाते हैं तो इसको हम 5D और 500 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। ये जो स्लैब वाला मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत बार पूछा भी गया है। मिनिमम थिकनेस ऑफ द आरसीसी वाल जो है वो 100 mm होना चाहिए। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द आरसीसी वाल जो है वो 300 mm होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको जब आरसीसी हम पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब होता क्या है। तो वन वे स्लैब क्या होता है हमारे पास, अगर लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन अपर लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन जो है ग्रेटर देन 2 है तो उसे हम वन वे स्लैब कहते हैं। और अगर हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन अपर लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन जो है वो लेस देन 2 है तो उसे हम टू वे स्लैब
कहते हैं। तो वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है, मैंने अच्छी तरह इस चैनल पे एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। यहां पर मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। हमारे पास अगर हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन अपॉन लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वन वे स्लैब कहते हैं। तो वन वे स्लैब के केस में हमें क्या करना होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कांस्टेंट डिफ्लेक्शन अलोंग द लॉन्गर स्पैन जो होता है उसके अलोंग हमें कांस्टेंट डिफ्लेक्शन, यहां पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट डिफ्लेक्शन हमें मिलता है अलोंग द लॉन्गर स्पैन, और पैराबोलिक डिफ्लेक्शन अलोंग द शॉर्टर स्पैन जो है इसके अलोंग हमें पैराबोलिक डिफ्लेक्शन मिलता है। और टू वे स्लैब के केस में हमें क्या होता है, दोनों साइड से जो है पैराबोलिक डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां पर जो है वन वे स्लैब के केस में लॉन्गर स्पैन में कांस्टेंट डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन द स्मॉलर ऑफ द टू स्पैन्स शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो हमारे पास अगर हमें स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना होता है, हमें स्मॉलर ऑफ द टू स्पैन यूज करना होता है। तो अगर हमें, ये हम आगे देखेंगे, स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो जो है वो हम निकालते हैं स्लैब्स के केस में कितना होना चाहिए, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ जो रेशियो है, इसमें ये जो स्पैन होता है, स्पैन हमारे पास स्लैब के केस में दो स्पैन, एक ये स्पैन होता है एक ये स्पैन होता है, इन दोनों में से जो स्मॉलर स्पैन होता है वही हम लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। जनरली स्लैब के केस में जो भी ज्यादा कैलकुलेशंस हम करते हैं वो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हम करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम दो डायरेक्शन में हमारे पास स्लैब है तो उसके केस में हमें स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है, इसमें स्पैन जो है वो स्मॉलर ऑफ द टू स्पैनर्स लेना होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो है स्लैब्स के केस में, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर हमारे पास एफई 250 है तो एएसटी मिनिमम जो है 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अगर हम हमारे पास एफई 415 या एफई 500 हम यूज कर रहे हैं तो मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट जो है 0.12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं 250 के केस में हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा और 415 के केस में हमें कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार जो है वो 1/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ द स्लैब होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्लैब है हमारे पास 125 mm की, 125 mm की अगर हमारे पास स्लैब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/8 टाइम्स 125 करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 1 8 12 5 40, तो हम जो है ये आ जाएगा हमारे पास 15 के नजदीक आ जाएगा। मतलब कि 15 से ऊपर वाला बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं 125 mm का तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है 15 mm वाले डायमीटर बार से ऊपर वाला बार 16 mm का सरिया हम नहीं लगा सकते हैं। हमें या तो 12 mm का लगाना पड़ेगा या फिर 10 mm का लगाना पड़ेगा, 16 mm का हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 1/8 टाइम्स डायमीटर, ये जो डेप्थ ऑफ स्लैब है इससे कम वाले बार हमें प्रोवाइड करने होते हैं। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार जो है 1/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ स्लैब होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।